आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अमेरिका के एक बहुत बड़े क्रूनर थे फ्रैंक सिंतारा। आपने अगर इंडियन फिल्म्स में देखा होगा तो 60s के दौर में क्रूनर का चलन बहुत हुआ करता था। एक पार्टी हुआ करती थी जिसमें एलीट क्लास की पार्टी, जिसमें बहुत सारे सितारे हुआ करते थे और एक जो है वो माइक पर गा रहा होता था, उसका साथी भी साथ में होता था। तो ऐसे कुछ क्रूनर्स उन दिनों बॉम्बे के नाइट क्लब्स में भी हुआ करते थे। एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सूटेड बूटेड गायक होता था जिसके साथ पियानिस्ट, वायलिन बजाने वाले, यानी एक पूरा का पूरा बैंड हुआ करता था। तो जो फ्रैंक सिंतारा थे उनका एक गाना इतना फेमस हुआ था, माय वे, कि इसे फिलीपींस की लोकल मीडिया में क्राइम डब किया जाने लगा और इसे माय वे किलिंग करके कैरियोके पर बहुत गाया जाता था। कहते हैं कि कई लोगों का मर्डर भी हो गया था इसी सिलसिले में। आपको बता दूं कि फिलीपींस में कैरियोके बहुत प्रचलन में है। घर पे, बाहर, क्लब में लोग बहुत गाते हैं। वहाँ का एक फेवरेट पास टाइम है ये। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है वहाँ ये सब बंद है। लोग घरों में ज़रूर गा रहे हैं लेकिन बाहर के कैरियोके जो है वो बंद हैं। तो वहाँ के गवर्नर जॉन विक रैमुला ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अगर किसी को भी घर के बाहर कोई नॉइजी कैरियोके सिंगर मिले तो वो तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि उनको लगता है कि रात की गहरी नींद लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोविड-19 से बचा जा सकता है। तो ज़रूरी है कि लोग सोएं, इसलिए वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा है। बात में कुछ दम तो है, गाएं मगर घर के अंदर, ये बात तो सही है। लेकिन गाएं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, म्यूजिक तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाने से कोरोना वायरस का प्रसार भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा फैल सकता है कोरोना वायरस। इसकी बात आज करेंगे। आपको ये बता दूं कि फिलीपींस एक ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जहां पर 2,72,000 कंफर्म्ड इन्फेक्शन के केसेस हैं और साथ में 4,700 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये है कोरोना कवरेज और मैं हूं माधुरी। मैं तो एकदम चकाचक हूँ, एकदम फिट, आप भी होंगे। तो क्यों ना झटपट से बता दूं आपको कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मास्क लगाने पर होगी और इसके बाद दूसरी बात हम करेंगे कि क्या हर्ड इम्यूनिटी अगर आ गई तो कोरोना एक सीजनल वायरस रह जाएगा। तीसरी बात दिल्ली के सीरो सर्वे के नतीजे पर होगी, वो अभी तैयार हो रहे हैं लेकिन इस बार क्या संभावना है। और सबसे आखिर में एक डॉक्टर आमना कुरैशी से मिलेंगे, वो कैसे कोविड को मात देकर अपनी ड्यूटी पर डटी हुई हैं। लेकिन पहले कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के दर्ज हुए कुल आंकड़े 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वालों की संख्या भी 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की सूची प्रकाशित की है और कहा है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। IMA ने कहा है कि किसी भी देश में कोरोना संक्रमण से इतने डॉक्टरों की जान नहीं गई जितने की भारत में गई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक टीचर ने अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूली छात्रों के लिए मोहल्ला कक्षाएं आयोजित की। इससे उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। केरल में प्रवासी श्रमिक जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो भी उन्हें विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें सारी सावधानियां रखनी होंगी और गाइडलाइंस को मानना होगा। अमेरिकी सरकार ने सभी अमेरिकी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त में लगाए जाने की बात कही है। ट्विटर ने चीनी वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान के सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित कर दिया है। ली मेंगयान हाल ही में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने दावा किया था कि घातक कोरोना वायरस वुहान की एक लैब में बनाया गया है। टर्की में चाइना की साइनोवैक बायोटेक वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। अगले महीने से साउथ अफ्रीका अपनी बॉर्डर्स इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए खोल रहा है। 20 तारीख से वहां पर लॉकडाउन में छूट रहेगी। और ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने में पहली बार अब तक के सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं।
क्योंकि गाने बजाने से हमने बात की शुरुआत की थी, तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गाना गाने का शौक है तो जोर जोर से गाने से ज्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं और वो दूर तक जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। कुछ कॉन्सोनेंट्स यानी अंग्रेजी के वर्ण पी, बी, आर, टी गाने से आपको बचना होगा, क्योंकि इन्हें गाने पर ज्यादा एरोसोल्स निकलते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने शोध में पाया है। इनमें से पी और बी तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। वाउल्स यानी स्वर बहुत सेफ हैं, एकदम सेफ। ए, ई, आई, ओ, यू आप आराम से गा सकते हैं। अब आप हैप्पी बर्थडे गाते हुए हाथ धोने के बारे में सोच रहे हैं ना? मुझे पता है। देखिए, आप गाइए, हाथ धोइए गाते गाते, लेकिन बस मास्क लगा लीजिए। बहुत सिंपल है। मास्क का तो आपको पता ही है, कितने लोग कह रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ों से बचाता है। न सिर्फ वायरस बल्कि पोल्यूशन से भी आपको बचाता है। पता नहीं आप मास्क को कितनी गंभीरता से लगा रहे हैं, क्योंकि रोज बिना मास्क के कई लोगों का चालान कट रहा है। और एक बात और अभी सामने आई है, और वो ये है कि कोरोना से लड़ने में वैक्सीन से भी बेहतर अगर कुछ है तो वो मास्क है। जी हाँ, आपने सही सुना, मास्क। ये बात किसने और क्यों कही, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे। अमेरिका में जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी है, जिसे आप भारत का आईसीएमआर भी कह सकते हैं, तो सीडीसी के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने वैक्सीन की तुलना में मास्क को कोरोना वायरस से बचने का सबसे बेहतरीन उपकरण बताया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तुलना में मास्क ने वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा की पेशकश की है। रेडफील्ड ने ये बयान सीनेट की एक उप समिति की सुनवाई में अमेरिकी सांसदों के सवालों के जवाब में दिया। रेडफील्ड ने यह भी बताया कि उनके पास वैज्ञानिक सबूत हैं कि मास्क वायरस के खिलाफ सबसे अच्छे बचाव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो सकती है, मगर कोई भी ये नहीं जानता कि आने वाली वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी। वहीं प्रमुख वैज्ञानिकों और वैक्सीन डेवलपर्स ने सुझाव दिया है कि शुरुआत के समय में वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकती है और हम भाग्यशाली ही होंगे यदि टीका लेने वाले लोगों में से कम 75% को वायरस के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी कहा है कि अगर वैक्सीन सुरक्षित पाया गया तभी वह कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देगा, जिसकी एफिकेसी यानी प्रभावकारिता कम से कम 50% होगी। वहीं भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच अच्छी खबर यह है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इसी साल रूस की कोरोना वैक्सीन भी भारत को मिल सकती है। इसके लिए रूस के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड और भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने एक पार्टनरशिप की है। इसके तहत रूस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। ये थे प्रतीक। और अब आपको बताते हैं कि कुछ कयास और कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कहती हैं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आई, माने बहुत बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हुए और फिर इम्यून हो गए, तो कोरोना वायरस एक सीजनल वायरस रह जाएगा। लेकिन इसके मायने क्या हैं, कितनी सही है ये बात, ये सवाल मैंने पूछा डॉक्टर अविरल वत्स से, जो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में डॉक्टर हैं और कोरोना वायरस को लेकर हमेशा ही चेताते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, इस प्रश्न में देखिए दो मुख्य बातें हैं। एक तो आपने बात की कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी और कोरोना शायद चली जाएगी, तो इसमें अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी कहीं इतनी बन गई हो जिसके कारण के कोरोना से प्रोटेक्शन हमें मिल रही हो। इस पे कई बार बात हो जाती है कि हर्ड इम्यूनिटी एक स्ट्रेटजी बन सकती है, लेकिन अगर हम नंबर्स की तरफ देखें तो हर्ड इम्यूनिटी कोई बहुत ही यूज़फुल स्ट्रेटजी नहीं है कोरोना के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें केसेस देखने पड़ेंगे और उसके चलते बहुत ही बड़ी मात्रा में मौतें देखनी पड़ सकती हैं हर्ड इम्यूनिटी के चलते। हाँ, अगर हमारे हाथ में वैक्सीन आ जाती है तब जो इसकी जो इक्वेशन है, जो इसकी सिचुएशन है, वो थोड़ी बदल जाएगी और तब भी देखना होगा कि वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी है वो कितनी देर तक रहती है। वो जो इम्यूनिटी
का लेवल है, प्रोटेक्शन का लेवल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करेगा कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के साथ कितनी कारगर होगी। दूसरी बात, आपने बात की सीजनल बनने की, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं अधिकतर वो सीजनल वेरिएबिलिटी उनमें देखने को मिलती है, उनमें पीक्स आते हैं अलग अलग सीजन्स में। लेकिन ऐसी भी वायरसेस हैं जो सीजन्स पे डिपेंड नहीं करती। कोरोना वायरस जो अभी SARS-CoV-2 की हम बात करें, जो आजकल जिसका पैंडेमिक चल रहा है, उसका जैसे हमने देखा है कि सीजन्स का इस पे अभी तक कोई असर नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, ह्यूमिडिटी हो, नहीं हो, रेनी सीजन हो, विंटर्स अभी आ रहे हैं, तो दैट रिमेन्स टू बी सीन कि विंटर्स में तो जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। और उसका कारण सिर्फ यही नहीं कि वायरसेस तेज़ हो जाती हैं या कुछ उनकी तरफ से तेज़ी आती है, ये भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम हैं, वो सर्दियों में क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है और 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो और हम एनक्लोज स्पेसेस में ज़्यादा होते हैं, तो उन कारणों से ये फैलने का इसका जो पीक है या रिस्क है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सीजन का एज सच इफेक्ट जो है वो इस वायरस पे अभी देखा नहीं गया है। तो मुझे थोड़ा इस पे संशय यही है कि हम ना तो हर्ड इम्यूनिटी पे और ना सीजनैलिटी पे इतना डिपेंड कर सकते हैं। जो आपने ये बात की है, वो रिसेंटली जो रिसर्च आई है, वो पेपर मैंने क्विकली देखा, वो रिव्यू था, और वो इट इज़ मोर लाइक जिसको हम कहें कि एक वेल गेस्ड ओपिनियन कह लीजिए, जो कि थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था, लेकिन उसमें कोई डेटा बेस्ड स्टडी नहीं है कि जिसमें कोरोना वायरस को लेकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि ये सीजनल बन जाएगी या हर्ड इम्यूनिटी इस पे ऐसे असर करेगी। और क्या ये पूरे विश्व में ऐसा होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में? जी, जैसा मैंने पहले कहा कि आपने बिल्कुल बात की कि पूरे विश्व में क्या सिचुएशन रहेगी। जैसा हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसा खास वेदर, क्लाइमेट, सीज़न वाला कंट्री नहीं है जिसमें सीज़न के चलते बचाव हुआ हो। हाँ, जो बचाव हुए हैं वो अभी तक के जो बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे वो चाइना के इनिशियल स्टेजेस के बाद के बचाव हों या सिंगापुर जैसी कंट्री, कोरिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ के हों, वो सारे फिज़िकल बैरियर्स के कारण ही बचाव हुए हैं। सीजन्स के कारण इसमें कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं आया है जिसके ऊपर हम जैसे कहें कि अपनी होप डाल सकें। मैं क्षमा चाहूँगा सभी सुनने वालों को कि मैं शायद नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मेरा जो काम वो यही है कि जो रियलिटी दिख रही है, हमें उसको अपने सामने रखकर हमें जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हमें अपने कदम हैं इवन इंडिविजुअल लेवल पे, वो हमें उठाते रहना चाहिए। तो सीजन्स का अगेन इस पे मुझे कोई कुछ स्पेसिफिक असर दिख नहीं रहा है। जी, किन सीजन्स में आएगा? वही सर्द या और नम सीजन में, या फिर कुछ और मौसम होंगे जिनमें ये वायरस ज़्यादा इफेक्टिव होगा? जी, अगेन सॉरी टू बी नेगेटिव, लेकिन हमें सीजन्स पे फ़िलहाल देखिए, जब तक हमारे पास और जिसको कहते हैं कि हार्डकोर डेटा नहीं आ जाता कि कोरोना वायरस, ये वाले SARS-CoV-2 का जो डाटा है, अगर और कोई नहीं आता जिसमें क्लियर कट हो कि सीजन्स इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तब तक हमें सीजन्स को इस इक्वेशन में लेके ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी, हम सेफ्टी की बात करते हैं, वो डिपेंड कर रही है फिज़िकल बैरियर्स के ऊपर, वो डिपेंड कर रही है फ़िलहाल मास्क्स के ऊपर, 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर और हैंड हाइजीन और वेंटिलेटेड जगहों पे हमें ज़्यादा रहने पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। वैक्सीन आने के बाद क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगेन उसमें भी कई पैरामीटर्स हैं जो बदल सकते हैं। तो सीजन्स का अभी तक कोई भी इस पे असर नहीं है। तो हमें, हाँ, जो सर्दियाँ आ रही हैं उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो सर्दियाँ आ रही हैं उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जो कि आ रही है, कई जगहों पे देख रहे हैं कि जो फ्लू जैसी बीमारियां हैं, जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू जैसी जो सिम्टम्स हैं, वो कोरोना के सिम्टम्स के से मिलते जुलते हैं। तो उनको अलग अलग करके देखना, उनको डिफरेंशिएट करना कि ये कोरोना है या फ्लू का, नॉर्मल दूसरे फ्लू का है सिम्टम्स, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसका जो हम कहें कि इलाज यही है कि टेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, और वो भी PCR बेस्ड टेस्टिंग, जो कि बहुत रिलायबल है।
रैपिड वाली टेस्टिंग एक स्क्रीनिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उसी पे छोड़ दिया जाए। तो सीज़न का, आने वाले सीज़न का एटलीस्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया में भी जैसे जो सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो फ्लू के साथ जो कॉम्प्लिकेशन आएगी उसमें दोनों रिस्क हैं। उसमें अनडिटेक्टेड भी जा सकती है कोरोना वायरस और उसके चलते बहुत फैलेगी भी, और उसका जो अंजाम है वो ये भी हो सकता है कि उसको न्यू होस्ट मिलते रहे और उसको हम ख़त्म करने में हमें और मुश्किल आए। तो सीज़न का हमें यही फ़िलहाल तो ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस वायरस के साथ रहना सीख जाएंगे वक्त के साथ? जी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि हम इस वायरस के साथ रहना सीख जाएंगे। ये बिल्कुल, हम अगर आप ध्यान दें तो पिछले 6 महीने से 8 महीने से हम यही सीख रहे हैं, और आगे हम बिल्कुल यही सीख रहे हैं इस वायरस के साथ कैसे रहा जाए। और ये कोई पहली वायरस नहीं है जिसके साथ हम रहना सीख रहे हैं। पोलियो से लेकर एड्स, एच.आई.वी. एड्स से लेकर ये जो पुरानी एवियन फ्लू आया था, ये मर्स है, इन्फ्लुएंजा, इन सब के हम साथ ही रह रहे हैं, और सभी की वैक्सीन्स भी नहीं है। तो बिल्कुल हमें अब इसीलिए काफ़ी महीनों से यही बात चल रही है कि जो चीज़ें इसके ऊपर असर कर रही हैं, हमें बचा रही हैं, हमें उन चीज़ों को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी आदतों में हमें जितना जल्दी से जल्दी और जितना हम डीप रूटेड डाल सकेंगे, चाहे वो बातें वही हैं, मास्क है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, या हैंड हाइजीन है, और वेंटिलेटेड जगहों पे ज़्यादा समय बिताना है, इन चीज़ों को हम जितना अपने रोज़मर्रा के काम में, अपने घरों में, बिजनेसेस में, पॉलिसी मेकिंग में, बिल्डिंग डिज़ाइन में, सब चीज़ों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना क्विकली हम इसको इंक्लूड कर सकेंगे, उतना हम क्विकली इसकी जो हमारी जो फाइट है इसके अगेंस्ट, वो सक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएगी। फिर से बात होती है कि हम शायद मेजॉरिटी लोग या सभी हम वैक्सीन के ऊपर अपनी होप बनाकर बैठे हैं, और उसमें भी देखिए 100% प्रोटेक्शन वैक्सीन भी शायद ना दे पाए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक वायरस है अभी तक जो हमने अभी तक ख़त्म की है दुनिया से, डिस्पाइट के हमारे पास वैक्सीन बहुत वायरसेस की हैं। तो वो एक एग्जांपल देता है कि वायरस जो है, वैक्सीन जो है वो हमें किसी हद तक ही प्रोटेक्शन देगा। तो जो फिजिकल बैरियर्स हैं उनको हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिजनेसेस में, पॉलिसीज़ में, काम पे, घर पे, सब जगह पे हमें उसको बिल्कुल ज़िंदगी में मिलाकर चलना पड़ेगा, और कॉन्शियस रहना पड़ेगा कोरोना वायरस की प्रेजेंस का और इसके जो घातक इफ़ेक्ट हैं दोनों का। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इसके साथ जीना सीख रहे हैं, और आगे जितना हम जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करें, उतना हम जल्दी अपने आप को चेंज करके इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारी नॉर्मल लाइफ जिसको हम कहते थे पहले, जिसमें इकोनॉमी भी चले, जॉब्स भी चलें, मिलना जुलना भी हो, एवरीथिंग कैन रन बिट मोर स्मूथली। हाँ, जब तक फिर वैक्सीन आ जाएगी तो दैट विल हेल्प, उसमें हम इन सब चीज़ों में हेल्प भी करेगी। ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। वहाँ तीसरा सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ है, नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमने आज तक टीवी के हमारे साथी पंकज जैन से बात की और जानना चाहा कि क्या हम पहले से एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में परिणाम कैसे रहने वाले हैं। क्या पहली दोनों बार की तरह इसके और बेहतर नतीजे मिलेंगे? देखिए, दिल्ली का जो तीसरा सीरो सर्वे है, इसमें 17,000 सैंपल लिए गए थे। दिल्ली में 11 जिले हैं और 11 जिलों की 272 वार्ड से ये सैंपल लिए गए थे। और आधिकारिक सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि अगले हफ्ते इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। और 17,000 जो सैंपल लिए गए हैं, इसमें अलग अलग
कैटेगरी बनाई गई थी और इस कैटेगरी में इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके सैंपल बेहद अधिक लिए जाए, क्योंकि ये भी देखने के लिए मिला कि वो लोग घर के भीतर थे, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है क्या उनके अंदर तो एंटीबॉडी तैयार नहीं हो गए थे। तो अब तक जो हमने चलन देखा है वो ये देखा है कि पहला फिर दूसरा, इस दौरान सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें एंटीबॉडी की तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो अगले हफ्ते तक का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि फिलहाल डॉक्टर्स की एक टीम इस पूरी सर्वे रिपोर्ट पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अलग अलग पहलुओं को देखना होता है कि किस उम्र के बच्चे में, कितनी उम्र की महिलाओं में, बुजुर्गों में सीरो सर्वे जो है या फिर एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले हफ्ते जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि हर महीने सीरो सर्वे करने का एक मकसद ये भी है कि दिल्ली में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जून के महीने में मामले पीक पर चले गए थे, जुलाई में थोड़ी राहत मिली और एक बार फिर से सितंबर के महीने में हालात बिगड़ने लगे हैं और 4000 से ज्यादा मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे लोग भी हैं जो अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं और उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो जा रही है? जी, क्योंकि आपने कहा कि अभी तो शुरुआती अनुमान लगाना इतना कोई फिजिबल नहीं है, तो पहले और दूसरे सीरो सर्वे पर अगर अपन एक नजर डालें, याद करें, तो क्या रहा था रिजल्ट? दूसरे सर्वे की अगर हम बात करें और पहले सर्वे की हम बात करें, तो जब पहली बार सर्वे हुआ तो वो बेहद दिलचस्प था और दिल्ली में 21,000 सैंपल लिए गए थे। 21,000 सैंपल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लिए गए थे और खास तौर से जो कंटेनमेंट जोन बने थे, जहां पर पहले से ही कोरोना के बहुत ज्यादा मामले आए थे, उन इलाकों के नजदीक ये सीरो सर्वे किया गया था। इसका एक मकसद ये भी था कि जो इलाके संक्रमित हो चुके हैं उसके आसपास रहने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए हों और उन्हें पता ना चले हो और वो अपने आप ठीक हो गए हों। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो पहला सीरो सर्वे था उसमें 23.4% लोग में एंटीबॉडी पाई गई थी और ये जो सीरो सर्वे किया गया था ये जून महीने के अंत में किया गया था और जुलाई का शुरुआती वक्त भी इसमें शामिल है। और ऐसी स्थिति में ये पाया गया कि दिल्ली की जो 23.4% आबादी है वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी में तब्दील हो चुकी है। तो आगे ये जानने के लिए कि क्या दिल्ली में टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, क्या दिल्ली में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिसके तहत संक्रमण को रोका जा सकता है, सरकार ने ये फैसला किया कि अब वो हर महीने सीरो सर्वे को अंजाम देगी। तो इसके बाद फिर दूसरा सीरो सर्वे हुआ जिसमें मैं आपको बता दूं कि 29.1% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। हालांकि इस दौरान जो सैंपल का तादाद था वो बेहद कम था, 15,000 लोगों के ही सैंपल लिए गए थे और इसमें इस बात को खास तौर पर चिन्हित किया गया था कि जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे थे उनका कितने प्रतिशत सैंपल लेना है और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उनका सबसे कम सैंपल लिया गया और इसके बाद जो बुजुर्ग थे उनका सबसे ज्यादा सैंपल लिया गया था। और जो दूसरा सीरो सर्वे हुआ था अगस्त के महीने में, उसमें महिलाओं में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई थी। इसमें एक खास बात ये थी, और दिल्ली में 11 जिले हैं, उन जिलों में से एक है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। इस जिले में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई थी जो कि थी 33.2%। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ परिणाम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में अब मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बहुत अधिक संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, रोजाना 60,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 4,400 से ज्यादा मामले कल ही दर्ज हुए हैं। अभी भी लगातार ये सिलसिला जारी है कि 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि अब क्या दिल्ली में एंटीबॉडी जो जनरेट हो रही है वो आने वाले दिनों में मददगार साबित हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं टेस्ट करवाने के लिए लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाए या फिर सरकार इतने कैंप ही नहीं लगा पाई कि लोग टेस्ट करवा सकते, क्योंकि
एंटीबॉडी का डेवलप होना इस बात का भी इशारा करता है कि किसी को कोरोना हुआ, उसने अपने आसपास के लोगों को संक्रमित किया, वो खुद तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके आसपास जो लोग थे वो बुरी तरह से संक्रमित हो चुके हों। तो ये तमाम संभावनाएं होती हैं जिन्हें जानने की सरकार कोशिश करती है और उसके आधार पे एक प्लान भी आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। ये थे पंकज जैन। तो नतीजों का इंतजार करते हैं। फिलहाल आपको मिलवाते हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमना कुरैशी से, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्हें अपने 2 छोटे बच्चों को रोज उनकी नानी के घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब से कोविड-19 शुरू हुआ है उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। प्रेग्नेंट महिला और साथ में कोविड पेशेंट्स, इनकी तादाद भी इतनी बढ़ गई है। ऐसे में कैसे वो इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो अब कोरोना एपिडेमिक की वजह से बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो गए। तो इस चक्कर में हमारे पास पेशेंट लोड बहुत बढ़ गया है, गायनी पेशेंट और मतलब कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स का जी, जिसकी वजह से बहुत मतलब नॉर्मल पेशेंट्स भी हमको बहुत देखने पड़ रहे हैं। फिर उन नॉर्मल पेशेंट्स को भी हम कोविड टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव भी आता है। तो और हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड बना हुआ है वो भी फुल हो गया है, उसको एक्सटेंड करवाया जा रहा है। जो बड़े बड़े हॉल्स हैं उनमें बस बेड लगाए दिए जा रहे हैं। इतना ज्यादा पेशेंट लोड बढ़ गया है कोविड का और नॉर्मल पेशेंट्स का भी जी। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब तो मैं तो थोड़ी सीनियर हूँ, अभी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन रेजिडेंट्स हमारे बेचारे वो भी बहुत उनको काम करना पड़ रहा है। पीपी पहनना ही इतना मुश्किल चीज है कि मतलब आप 2 घंटे में तक पीपी अगर पहनेंगे तो उसमें आप पूरा पसीने में नहा जाते हैं, इतना कि वो पसीने जैसे नीचे फ्लोर पे आ जाता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जल्द से जल्द हमें इस चीज से छुटकारा मिले कोविड से। और आप तभी से लगातार सर्विसेज दे रही हैं जब से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, विदाउट एनी लीव, एक भी लीव नहीं ले सकते हैं और लीव ही नहीं है खुद भी। हाँ मतलब कर ही रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग मैंने लीव ले ली तो फिर मेरा सब्स्टिट्यूट को भी तो काम करना ही पड़ेगा ना, तो काम तो करना ही है क्या कुछ हो जाए जी। और कोविड-19 का ये इतनी वो मुश्किल चीज, मतलब इतनी वो ड्रॉबैक ये है कि बहुत से वायरसेस आए और गए, लेकिन इस वायरस के साथ इन्फेक्शियस रेट इतना ज्यादा है कि जैसे ही आप पेशेंट से इनकाउंटर करते हैं तो आप बहुत जल्दी चांसेस होते हैं आपके इन्फेक्ट होने के। तो कितनी हमारे यहाँ गायनी के, ऑर्थोपेडिक्स के, सबके जो ये रेजिडेंट्स जो है वो हो गए, मतलब कोविड से पीड़ित हो गए। और घर पर कैसे मैनेज करती हैं आप? घर पर कौन कौन है? घर पर मेरे मतलब बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी असल में ही इज आल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ही आल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस कोविड। मेरे बच्चे हैं 2, उनको छोड़ के जाती हूँ मैं उनकी नानी के घर, नानी के अपनी मदर के घर, फिर वापस जाती हूँ, नहाती हूँ पहले, फिर उनको लेती हूँ, फिर उनको वापस घर लेकर आती हूँ। तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये तो बहुत लंबे वक्त से चल रहा है ऐसा सिलसिला। बच्चों की जो है क्लासेस सब छूट जाती है, बेचारे रात में बैठ के क्लास करते हैं ऑनलाइन। चलिए जल्दी ठीक होगा सब कुछ, ये खत्म हो जाए बस। डॉक्टर आमना को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं। अभी देखिए जाने का वक्त हो गया है, वक्त के सितम अभी चल रहे हैं, मुश्किल घड़ियां हैं ज़रूर। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि विश्व भर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में अभी कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। कोरोना महामारी ने हमें हिलाकर रख दिया है, पर हिलाया ही है, उखाड़ा नहीं है, और ना ही वो उखाड़ सकती है हमें मजबूती से कदम जमाए रखना है, फिर सही वक्त आएगा हम सब खेल उठेंगे। तब तक एक गाना हो जाए, हैप्पी बर्थडे हाथ भी धोने हैं साथ साथ, इसलिए तो गुनगुना रही हूँ। ख्याल रखिए, बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।